हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक कर्व होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या नेगेटिवली स्क्यूड होता है और इसकी पीक किस तरह की होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम MGF अप्रोच का यूज करेंगे। तो हमने देखिए MGF डराइव किया था एक लेक्चर वीडियो में। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF निकालते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF हम यहाँ पे नोट करते हैं, MXT से इसे हम नोट करेंगे। तो MXT इक्वल टू e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम मोमेंट्स डराइव कर लेंगे। मोमेंट्स हमें मिल जाएंगे तो उसके बेसिस पे हम अपना β1 और β2 यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाल सकते हैं। अब ये β1 β2 क्या होते हैं, स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या होती है, इस पर भी एक लेक्चर वीडियो हमने बनाया हुआ है। उस लेक्चर वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे ईजिली समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास MGF गिवन है। तो इस MGF की हेल्प से मुझे सेंट्रल मोमेंट निकालने हैं। तो आपको पता है MGF की हेल्प से सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए हम क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को KXT से डिनोट किया जाता है और ये होता है लॉग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MXT। तो हमने क्या करना है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन किया हमने लॉग ऑफ MXT। तो जब इसका लॉग लेंगे, MXT का लॉग लेंगे, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों इन्वर्स फंक्शन है आपस में। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज KXT। तो KXT इक्वल टू μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इस पर हमने क्या करना है, अपने सेंट्रल मोमेंट्स या क्यूमुलेंट्स को जनरेट करना है। तो सेंट्रल मोमेंट्स क्यूमुलेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। K1 हमारा फर्स्ट क्यूमुलेंट होगा और ये होता है μ1 डैश के इक्विवेलेंट यानी मीन के इक्विवेलेंट। इसी तरह से K2 हमारा सेकेंड क्यूमुलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है μ2 के। μ2 मीन्स वेरिएंस। तो यहाँ पे देखिए K1 हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, K2 हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है। इसी तरह से K3 इसकी वैल्यू होगी μ3 और K4 ये रिलेशन होता है μ4 प्लस 3K2 स्क्वायर, इस तरह का रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम μ4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो टारगेट है वो है K1 K2 K3 और K4 को यहाँ से फाइंड आउट करना। तो KXT हमारे पास है। अब हमें पता है KXT की जो फॉर्म होती है वो होती है 1 प्लस K1 इंटू टी प्लस K2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस K3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस K4 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो जो KXT है ये इसकी वैल्यू इतनी है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखिए जब हम यहाँ पे K1 K2 K3 K4 हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, T की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ T ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो क्या करना है हमने T की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट को दोनों साइड में कंपेयर करना है। तो जब T की पावर 1 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें K1 मिलेगा। T की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट है K1।
अब यहाँ पे t की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट है म्यू, तो k1 इक्वल टू म्यू हो गया, और k1 हमारा क्या है, म्यू1 डैश, दैट इज मीन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आ गया, म्यू आ गया। इसी तरह से t की पावर 2 को कंपेयर करेंगे, t की पावर 2 को कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है k2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड में k2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो k2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वेरिएंस। हमने बताया k2 जो सेकंड क्यूमुलेंट होता है ये वेरिएंस होता है या μ2 होता है। तो सेकंड सेंट्रल मोमेंट क्या हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा स्क्वायर, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। इसी तरह से t की पावर 3 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में k3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में 0। t की पावर 3 का t की पावर 3 तो है ही नहीं ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, सीधे सीधे 0 हो गया। तो यहाँ से k3 विच इज़ इक्वल टू 0, दैट इज μ3। तो कहने का मतलब है थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 होगा। इसी तरह से फोर्थ हम निकालेंगे k4, तो ये k4 अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से k4 कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए k4 हमारा 0 है, हमें फाइंड आउट करना है μ4, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। हमने देखिए μ1 डैश निकाल लिया, μ2 निकाल लिया, और अब हमें फाइंड आउट करना है μ4। तो μ4 का क्या रिलेशन है, μ4 इक्वल टू k4 प्लस k4 प्लस 3 k2 स्क्वायर। ये यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये μ4 माइनस 3 k2 स्क्वायर होता है। यहाँ पे k4 इक्वल टू μ4 माइनस 3 k2 स्क्वायर होगा, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो μ4 इक्वल टू k4 प्लस 3 k2 स्क्वायर। अब k4 हमारा 0 है और k2 देखिए k2 कितना है, सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, तो ये 3 सिग्मा टू दी पावर 4। तो यहाँ से μ4 हमें मिल गया 3 सिग्मा टू दी पावर 4। तो μ1 डैश हमारे पास आ गया, μ1 डैश इज μ2 इज सिग्मा स्क्वायर, μ3 0 एंड μ4 3 सिग्मा टू दी पावर 4। तो अब हमें स्क्यूनेस हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1, इसकी वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो μ3 स्क्वायर देखिए μ3 हमारा 0 हो गया, तो सीधे सीधे बीटा 1 क्या हो गया, 0 हो गया। और जब बीटा 1 0 होता है तो ये इंप्लाई करेगा द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, यानी अगर बीटा 1 हमारा 0 है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसी तरह से बीटा 2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो बीटा 2 की वैल्यू होती है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ4 की वैल्यू है 3 सिग्मा टू दी पावर 4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ2 है हमारा सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा टू दी पावर 4, तो ये सिग्मा टू दी पावर 4 सिग्मा टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 3। तो बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 है तो ये इंप्लाई करेगा द डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक, यानी इस केस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मीजोकार्टिक होगा। मीजोकार्टिक मीन्स ना ही उसकी पीक इंटेंस होगी ना ही फ्लैट होगी, वो एक आइडियल शेप में होगी, मेजोकार्टिक शेप या नॉर्मल शेप हम उसे कहते हैं। तो देखिए क्या शेप बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो शेप भी डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी कर्व हमें बनाना है, तो आपको पता है हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस के अलोंग उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अलॉट करना है। तो जब हम यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बेल शेप्ड कर्व आएगा। तो x की रेंज हमने डिस्कस किया था, ये -∞ टू +∞ होती है, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट मीन, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी ये म्यू के इक्वल होगी। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। x एक्सिस के अलोंग क्या किया है हमने, प्रोबेबिलिटी
फंक्शन को लिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिया है। तो इस तरह से हमें कर्व मिलेगा। ये कर्व कहलाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, शॉर्ट में इसे NPC हम कहेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और NPC। तो ये कर्व हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। हमने चेक कर लिया बीटा 1 इसका 0 है, सिमेट्रिक होगा और मेसोकार्टिक होगा। मेसोकार्टिक मीन्स ना ही इसकी पीक ज़्यादा इंटेंस है ना ही फ्लैट है, ये आइडियल शेप में होगी। शेप इसका क्या है, बेल शेप्ड कर्व हम इसे कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व। तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट मीन वैल्यू म्यू। तो इस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस और कर्टोसिस डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस यूज किया। तो इस तरह से हमने अपना कर्टोसिस और स्क्यूनेस निकाल लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे।